मैं बिहार सरकार के उद्योग विभाग के तहत एक स्टार्टअप पॉलिसी चलती है, उस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मेरी संस्था क्राफ्ट वाला रजिस्टर्ड है। हमारे संस्था में 25 लाख इन्वेस्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का है। जितना काम एनडीए गवर्नमेंट ने किया हमारे देश की कला संस्कृति पर, उतना यूपीए गवर्नमेंट ने तो नहीं किया था। एनडीए की गवर्नमेंट जब से आई है तब से मिथिला की ही नहीं पूरे भारत की संस्कृति पर काम हुआ है। सोवेनियर के तौर पे भारत के तरफ से प्रेजेंट करते हैं मिथिला पेंटिंग। बहुत जगह मैंने देखा है कि मिथिला पेंटिंग उन्होंने भेंट किया है। तो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि आपको कोई एक चीज़ विदेश में जाके दे रहा है, वो उसकी ब्रांडिंग कर रहा है ना। और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मार्केट इन्फ्लुएंसर आज के डेट में तो कहीं नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट ने सांस्कृतिक पक्ष को बहुत मजबूती से पकड़ा है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे आर्टिस्टों को हो रहा है। आज यही कारण है जो हम लोग मास लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑर्डर हम लोग के पास भरपूर रहता है, 12 महीने काम की गारंटी तो एनडीए गवर्नमेंट के बाद ही मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट को मिला है, नहीं तो इससे पहले हाँ हम आर्टिस्ट हैं, मेरा मुख्य काम कुछ और है। मुझे जब ऑर्डर मिलता है तब मैं ये काम करता हूँ। अब ये कहानी थोड़ी बदली है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। मैं प्रभात मधुबनी से आता हूँ। जब भी इंटरव्यू देता हूँ, नाम के बाद पहला सवाल यही पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको क्या पता है या मधुबनी पेंटिंग क्या होती है। और आमतौर पे जितना मेरा ज्ञान है मैं उतना बताता हूँ। मैंने मधुबनी पेंटिंग अपने घर में देखी है, शादियों के वक्त कोबर में देखी है और अन्य जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं उन पे देखी है। उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग के साथ मेरा उस तरीके का राब्ता नहीं है। अभी हम बिहार चुनाव यात्रा कवर कर रहे हैं तो मधुबनी में है, तो हमने सोचा खुद का भी मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग को लेकर ज्ञान बढ़ाया जाए और आपका भी ज्ञान बढ़ाया जाए। और इसमें हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस बिहार से, जिस दरभंगा मिथिला क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में ये आर्टिस्ट आते हैं जिन्हें पद्मश्री मिलता है। हर बार अगर आप साहित्य अकादमी अवार्ड साल 2 साल का उल्टा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस क्षेत्र से किसी ना किसी को साहित्य अकादमी वगैरह भी मिली होती है। उन लोगों की इकॉनमी में, उन लोगों के जीवन में इस सरकार के आने से क्या बदलाव आया है? क्या ये जो आर्टिस्ट हैं जो इतना बेहतरीन आर्ट फॉर्म बनाते हैं, जो विदेशी मेहमानों को गिफ्ट किया जाता है, जिसको प्रमोट किया जाता है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है, वो उनका जो इकोसिस्टम है वो बेहतर हुआ या नहीं हुआ? उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई? और इस फॉर्म को लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं? तो हम इस वक्त बिहार के एक स्टार्टअप क्राफ्ट वाला में हैं। ये मधुबनी में सिचुएटेड है और हमारे साथ इसके फाउंडर हैं और ढेरों पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बिहार का, मिथिला का मान और सम्मान जो पाग है वो आपको देखने को मिलेगा, दुपट्टा देखने को मिलेगा, साड़ियाँ देखने को मिलेंगी, सदरी के ऊपर आपको ये पेंटिंग नज़र आएगी और इस पेंटिंग से बनी हुई अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। और क्या है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको जो है वो सर देंगे। सर, पहले तो आप अपना परिचय एक बार दे दें। जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश झा हुआ। मैं बिहार का एक स्टार्टअप क्राफ्ट वाला का फाउंडर हूँ। साथ ही मिथिला के कल्चरल मैटर्स से रिलेटेड जो विषय वस्तु है उस पे अपनी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो आप मुझे एक कला संस्कृति कर्मी ऑथर के रूप में भी जान सकते हैं। अच्छा, पहले तो पेंटिंग्स ही दिखाते हैं हमारी ऑडियंस को, क्योंकि उनको पेंटिंग देखने में बड़ा मज़ा आएगा। पहले तो मुझे बताइए क्या पेंटिंग है, किस चीज़ की है? मिथिला चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग में बेसिकली एक फॉर्म देवी देवताओं के चित्रण से का है ना। दूसरा फॉर्म नेचर से रिलेटेड जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे रिलेटेड होता है। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये कृष्ण और गोपी का है। इसमें गोपियाँ अपने मटके को, कृष्ण जो है सो उसके मटके को से छीन रहे हैं। जो कृष्ण का एक नटखट या बाल बन है वो है। ये नेचर से रिलेटेड है जिसमें कि पेड़ पौधे, मछलियाँ आदि सब बनती हैं, है ना। इसी तरीके से आप जब आते हैं तो इसमें आपको प्रेम प्रतीक के तौर पे कृष्ण और राम सीता का भी इसमें बहुत सारा चित्रण होता है। जैसे कि आप जब और पेंटिंग सबको देखिएगा तो इसमें देखिए ये मछलियाँ हैं, है ना। एक आपको मैंने अभी भी दिखाया है जो यहाँ पे है, जो राम
और सीता जब वनवास जा रहे हैं तो केवट उनको नदी को पार करवा रहे हैं, है ना। इसी तरह आप जब इसमें एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो जयमाल का होता है, राम सीता के विवाह का। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं जो सीता जी और राम जी के विवाह के जयमाल का है। तो मिथिला चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग में रिलीजियस कॉन्सेप्ट में देवी देवताओं में खासकर राम सीता राधा कृष्ण और जो हमारे हिंदू के गॉड देवी देवता हैं उनकी पेंटिंग होती है। राम सीता से तो ज़्यादा लगाव है, राम पाहुन हैं और हम सब इन्हीं के संतानें हैं। और एक मिथ भी है जो मिथिला चित्रकला में पहली बार जो इसका सार्वजनिक रूप से चित्रण जो हुआ वो सीता जी के विवाह काल में के समय हुआ, जब पूरे जनकपुर को मिथिला चित्रकला से सजाया गया था। तो उस मिथ से ये फिर कला को हम लोग मानते हैं जो वहीं से ये परंपरा शुरू हुई, घरों को सजाने में, शादी विवाह के समय, किसी भी कोहबर के टाइम में कोहबर जो है वो भी उसी समय में। तो ये मिथ है। कोहबर क्या होता है कि मिथिला में जब आप विवाह करिएगा तो शादी एक दिन की नहीं होती, अमूमन 3 या 4 दिन की, वैसे 4 दिनों की होती है। चौठारी हर जगह होता ही है। तो इसमें बारात जब आती है तो बारात तो अब लौट जाती है, लेकिन दूल्हे को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो एक कमरा विशेष में शादी के बाकी जितने भी प्रयोजन होते हैं, जितनी भी विधियां होती हैं, उसका आयोजन होता है और उसकी एक दीवार को मिथिला पेंटिंग से बिल्कुल भर दिया जाता है और उस घर को कहा जाता है कोहबर। सही बोल रहा हूँ मैं? कोहबर वो घर है जहाँ अब सभी हम लोग जानते हैं जो पहले मिथिला में एक पंजी प्रथा थी, जिसमें बिना किसी व्यक्तिगत परिचय के मात्र पंजीकारों के द्वारा जो कुल खानदान का पंजीकरण होता था उसका मिलान करके, जैसे आज कुंडली मिलान करते हैं ना, तो मिथिला में पहले पंजी का मिलान होता था। उसको देखकर ही लड़के लड़कियों का विवाह तय कर दिया जाता था। माने आज जिसकी विवाह है उसे पता नहीं है जो मेरे लिए जो लड़का आ रहा है जिसके साथ मुझे जीवन भर रहना है वो कौन है, क्या है। तो कोहबर घर को आप बड़े आसान शब्दों में कह सकते हैं जो ये वो घर है जहाँ विवाह के बाद 4 रात पति पत्नी साथ रहते हैं। लेकिन कोहबर घर के चित्रों को जब आप देखिएगा, कोहबर की जो परंपरा है उसको देखिए, बहुत अच्छी न कोहबर के शर्त करके एक उपन्यास भी मुझे, हाँ, फिल्म भी 2 बन चुकी है, नदिया के पार और हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, भला के एडवांस वर्जन। तो कोहबर में बजाते वो 5 दिन जो बाल मन है वो अब गृहस्थ जीवन स्टार्ट करा, क्योंकि पहले बाल विवाह होता था। तो गृहस्थी से संबंधित तमाम दिशा निर्देश, तमाम चुनौतियां, तमाम उसके सुख और दुख से परिचय कराया जाता था उस 4 पद वो पेंटिंग्स के माध्यम से, है ना। तो कोहबर कह सकते हैं जो गृहस्थ का प्रशिक्षण कक्ष होता था, गृहस्थ जीवन का। ये होता है, आप खाटी मैथिल से मिलते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट भाषा में बता पाते हैं। हम तो ये इतना जानते हैं कि उस रूम में पुरुष प्रवेश नहीं करता है ना। तो कोहबर घर जिस तरह से वहाँ से गृह जीवन का प्रवेश होता है तो वहाँ उससे संबंधित चित्रों को जगह दी जाती है और वहाँ इस जो नई दुल्हन है और जो नए दुल्हन हैं दोनों को गृह जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस चीज़ के बारे में जिक्र करना इसलिए हमने किया है कि मिथिला पेंटिंग्स आपको यहाँ पे आम जनजीवन में मिलेगी। मतलब जैसे कि चाहे दीपावली हो तो यहाँ रंगोली की जगह पे पिठार के माध्यम से अरिपन किया जाता है और अरिपन भी एक प्रकार का मिथिला पेंटिंग का फॉर्म ही है। जी बिल्कुल। मिथिला चित्रकला के एक फॉर्म जो आप रिलीजियस ओकेजन पे दीवारों पे देखते हैं चित्रित हुए, जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है। भित्ति चित्र, हाँ। दूसरा इसका फॉर्म है भूचित्र, जिसे अरिपन कहा जाता है। अब ये जो मिथिला का अरिपन है वो उसको कंपेयर करके कह दिया जाता है जो ऐसा ही बनता है, इसी तरह से भू पे बनता है। अलग अलग स्टेट में जिसको अल्पना भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ अल्पना जो बनता है उसके पीछे वो कारण आप जब जानिएगा जो अरिपन में क्या है तो आपको लगेगा ना अरिपन हमारा जो बनता है वो बिल्कुल एक साइंटिफिक उसमें रीजन है। वो कंप्लीटली तंत्र शास्त्र है। तंत्र से मैंने उस अरिपन में आप यंत्र बने हुए पाते हैं, तो वो पूजा पाठ से संबंधित
चित्र है, वो घर के सजावट या सुंदरता से रिलेटेड चीज़ नहीं है। जब भी अरिपन बनता है तो वो पूजा पाठ के समय कर्मकांडीय चित्र है वो, है ना। और जब अरिपन के साथ एक सबसे बड़ी बात है, जो कुछ ही अरिपन को लगभग 14-15 अरिपन बनते हैं सामान्यतया, है ना। वो हर 14-15 अरिपन किसी न किसी खास पूजा पाठ के समय ही बनते हैं, और पूजा खत्म होने पर उसमें से कुछ अरिपन वैसे ही छोड़े जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, लोग दिखाते भी हैं। बाकी जैसे ही पूजा खत्म हुआ, विसर्जन हुआ, उसको लीप के बराबर कर दिया जाता है, तो उसे रखा भी नहीं जाता है। पाँव ना हाँ, तो वो हमारा रिचुअल्स है, हमारा वो कर्मकांडीय चित्र है। तो ये मतलब कि ये बताने का तात्पर्य ये है कि हर एक इस तरफ के जो वासी हैं, जो मिथिला के निवासी हैं, उनके जीवन में जो मिथिला पेंटिंग है वो रोज़मर्रा की चीज़ है। वो रोज़मर्रा में अलग अलग समय पे अलग अलग दिन जो है इस चीज़ को प्रयोग में लाते हैं। जो मिथिला की जो संस्कृति है, उसका चित्रात्मक अभिव्यक्ति मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग है। अगर मधुबनी पेंटिंग को डिफाइन किया जाए तो ये कहा जाएगा कि जो आपने अभी पंक्ति बोली, मिथिला की संस्कृति का चित्रात्मक अभिव्यक्ति मिथिला पेंटिंग है। आप यदि मिथिला पेंटिंग समझना है, उसका एक लाइन भी अगर खींचा हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। चलिए अब इसी से जानते हैं। ये बताइए, कुछ भरे हुए हैं, कुछ लाइंस हैं, क्या है इन सब चीज़ों का मतलब? बेसिकली मिथिला पेंटिंग्स 2D पेंटिंग्स होते हैं, अच्छा। है ना। एकदम फ्लैट पेपर पे इसको पेंट किया जाता है। तो उसमें एक डिफरेंस, जहाँ कलर का प्रयोग हो रहा है, वो कलर आप देख रहे होंगे, जो यहाँ अगर कलर फिलअप किया गया है तो जस्ट उसके बगल में एक लाइन वर्क भी डाला गया है। फिर उसके बाद कलर फिलअप का काम है। तो ये दो टेक्निक है, जिसको लाइन वर्क को कचनी कहा जाता है और फिलर वर्क को भरनी कहा जाता है। तो दो फॉर्म है, कचनी और भरनी। फॉर्म तकनीक है ना। कई पेंटिंग्स ऐसे होती है जो हम देखते हैं कंप्लीटली भरनी होती है या कंप्लीटली कचनी होती है। वो यहाँ दो टेक्निक पे पेंटिंग बनती है। किसी में तो कंप्लीट भरनी का ही यूज होता है, लेकिन भरनी के समय भी कलर कॉन्ट्रास्ट को मायने रखने के लिए कलर कॉम्बिनेशन पर काम किया जाता है। तो भरनी और कचनी लाइन वर्क, कुछ पेंटिंग होती है जिसमें केवल लाइन वर्क ही होता है, तो कचनी होती है। कुछ दोनों का मिक्सअप फॉर्म भी होता है। तो ये बेसिकली कचनी और भरनी दो टेक्निक है जिसको प्रयोग करके आर्टिस्ट जो है, चित्रकार जो है, वो पेंटिंग तैयार करते हैं। अच्छा, ये हमने देखा है, कभी भी आप कहीं पे भी मिथिला पेंटिंग देखिए तो आपको बड़े ब्राइट कलर्स नजर आते हैं उसके अंदर। इसके पीछे भी कुछ तर्क है क्या? जैसे या इसमें जितने भी कलर्स देखेंगे हम, तो सब कुछ इसमें नजर आता है कि ऑलमोस्ट सारी कलर्स बहुत ब्राइट हैं। मतलब एक आंखों में जो प्लेजेंटली आपको इजीली नजर आए उस टाइप के कलर्स हैं। बेसिकली मिथिला पेंटिंग की जब शुरुआत हुई थी एज ए पेंटिंग, तो उस समय जो ये पेंटिंग होता था, उसमें जो रंग का प्रयोग होता था वो नेचुरल कलर्स की होते थे। आप पेड़ के छाल से, फूल से, पत्ती से, इससे रंग तैयार किया जाता था आर्टिस्टों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। तो चित्रकार जो रंग तैयार करते थे वो इजी एक्सेस टू नेचर, माने जो नेचर से हमें इजी एक्सेस मिल जाते थे, तो वो प्राइमरी कलर ही लाल, पीला, हरा, नीला, यही सब तरह के प्राथमिक रंग जो हैं वही नेचर से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। बाकी तो फिर एक्सपेरिमेंट करके एक से एक कलर उसके साथ निकाले। तो इसीलिए वो एक परंपरा बन गई, जो वही प्राइमरी कलर जो है वही मिथिला पेंटिंग का एक पहचान हो गया। आज भी जब ऑथेंटिसिटी की बात आती है तो लोग उसमें ये खोजते हैं जो कलर कॉम्बिनेशन क्या है ना। वो उस कलर कॉम्बिनेशन को अगर प्रॉपर मेंटेन करता है तो ही उसे लोग मानते हैं, नहीं ये बहुत अच्छा पेंटिंग है। और जैसे यही सब मिस्टेक्स हैं जो मतलब कि हम देखते हैं कि जो लोग कॉपी करते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसमें नज़र आता है कि ये सारी चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं। देखिए, अब जब कंपेयर करेंगे जो कौन ऑथेंटिक या कौन ओरिजिनल या कौन सीखे हुए आर्टिस्ट हो, तो उन पर कहानी अलग है। मिथिला चित्रकला की कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो कहीं से भी हो, अगर उसकी पेंटिंग में मिथिला दिख रही है तो वो ओरिजिनल है। दिक्कत यहाँ ये है, जो प्रशिक्षण के दौरान किसी को भी ऐसे प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनके ब्लड में ये आर्ट फॉर्म है, जिनके जीवनचर्या में ये आर्ट फॉर्म है, उसके तरह बना ले। तो जो यहाँ के लोग हैं, मिथिला के आर्टिस्ट हैं, है ना, उनकी पेंटिंग और दूसरे जो प्रशिक्षण वाले पेंटिंग हैं जो बनाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो अंतर दिख जाता है। एज ए आर्ट रिसर्चर, यदि आप उतने एक्सपर्ट हैं या आर्ट
लवर आप उतने एक्सपर्ट हैं, देख सकते हैं, तो वो सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं। नहीं तो कॉमनली ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कोई नहीं बना सकता है। मैं इस विषय पे तो आपके पास आऊँगा। एक नया सवाल भी मेरे मन में उत्पन्न हुआ है वो सामने वाली पेंटिंग को देख के। मिथिला पेंटिंग को लेकर जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो हम देखते हैं जैसे भोला बाबा का विवाह हो रहा है तो उनके विवाह का चित्रण भी बहुत ज़्यादा होता है अपनी पेंटिंग में। फिर राधा कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी तमाम कहानियाँ हैं, भगवान राम का जो पूरा जीवन है वो हमें मिथिला पेंटिंग में नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक अलग नज़र आ रहा है। मुझे अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, चांद है, एस्ट्रोनॉट है और यहाँ पे आपने कोई यान बना रखा है। मैं समझ रहा हूँ शायद चंद्रयान ही होगा क्योंकि इस पेंटिंग में है। तो ये नया फॉर्म डेवलप हो रहा है, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं या क्या है? क्योंकि नेचर और रिलीजियस एस्पेक्ट तो मैंने देखा था, ये नया एस्पेक्ट है यहाँ पे। बेसिकली इस पेंटिंग की अगर बात करें तो हम लोग जरा वहाँ करीब में जाते हैं। एक मिनट ये पेंटिंग, एक मिनट सर। हाँ, ये पेंटिंग स्पेस टूरिज्म पे बना हुआ एक विषय पे है। अच्छा, है ना। दरअसल एक कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जो आप हमें स्पेस से रिलेटेड विषय पर कुछ पेंटिंग्स बना के दीजिए मधुबनी स्टाइल में। अच्छा, तो मैंने एक आर्टिस्ट से इस पे काम करवाया था। इसकी अवधारणा हमारी है। आर्टिस्ट जो है वो बनाने वाली कोमल कुमारी है। वो जन्म से दिव्यांग है, वो बोल नहीं सकती है, लेकिन उसकी कला की जो समझ है, तो मैंने जितने भी अच्छे अच्छे बोलने वाले के साथ बैठा तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि वो परंपरागत आर्टिस्ट हमेशा परंपरा में बंधे हुए विषयों पर ही चित्रण करते रह गए। लेकिन बाज़ार का डिमांड है कुछ अलग। तो जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझे लगा जो नहीं, ये बोलती नहीं है लेकिन इसकी कला बहुत बोलने वाली होगी। तो उसके साथ बैठ के अच्छे खासे बोलने वालों का उन्होंने अपनी कला से मुंह बंद कर रखा है। अब देखिए सर, मोटा मोटी जो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने पहले ही ये चीज़ कही है अपनी ऑडियंस को कि मैं भी सीखूंगा इस चीज़ को और आप भी आज सीखेंगे। ये तो मुझे मिथिला फॉर्म लग रहा है। ये भरनी हो गया, कचनी हो गया, ये स्पेसशिप में भी नज़र आ रहा है। स्पेसशिप को फिश के शेप में दिया गया है, क्योंकि मिथिला में और मिथिला की संस्कृति में मछली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो पूरे मधुबनी में मछली और हाथी इसको बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और जितने भी आप कला, मतलब कि चाहे आप कोई किला देख लीजिए, चाहे कोई आप पुराने भवन देख लीजिए, आपको दो चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी। पहला मछली और दूसरा हाथी, गज। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए यहाँ पे देखिए, ये पेंटिंग में भी शायद मछली ही है, ये भी मछली ही है। और यहाँ पे अगर देखें आप तो स्पेसशिप भी मछली के फॉर्म में ही बनाई गई है। यही हाँ, तो अब इसमें फील देना था ना जो मधुबनी पेंटिंग का है। हाँ। नहीं तो फिर तो ये एक नॉर्मल पेंटिंग हो जाती। तो उस फील देने के लिए हम लोगों ने उसमें इनपुट के तौर पे स्पेसशिप को हम लोगों ने उसके पूरे को मछली के हिसाब से बनाया। बाकी बॉर्डर्स, जो ट्रेडिशनल बॉर्डर्स जो मधुबनी पेंटिंग में बनते हैं वो बनाया। बाकी आप देखेंगे चांद को स्त्री के रूप में दिखाते हुए इसके जो नथिया बनाई गई है उसमें भी मछली है। तो एक जो इलस्ट्रेशन का काम होता है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो उसको एक ऑथेंटिक रूप देने के लिए जो मधुबनी फॉर्म में बना है, हम लोगों ने ये प्रयोग किया था। बाकी अगर जैसे इस तरीके की बनानी हो पेंटिंग्स, तो ये जैसे क्या बोला था आपने, कचनी? हाँ, ये कचनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जिसमें आपको रंग भरे हुए कम दिखेंगे। ये सारा लाइन वर्क पे ही काम हुआ है। तो अब जैसे कचनी स्टाइल में ही आप आइए तो यहाँ भी आपको रंग केवल बैकग्राउंड में फिलअप है, इसमें भी रंग केवल बैकग्राउंड में फिलअप है। बाकी ये सारे डिज़ाइन जो है वो लाइन वर्क से बने हुए मछली के हैं। तो वो जो टेक्निक, ये तो हुई सर पेंटिंग्स की बात। अब यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने भी एक खबर में सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं, एक बार मधुबनी स्टाइल साड़ी में आई थी तो बड़ी डिमांड उसकी बढ़ गई थी। तो ये सब वर्क पहले से चलता आया है या ये नया इनोवेशन है? नहीं, ये पहले से चलता आया है। बाजार को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से बाजार जोर पकड़ता है। ऐसा नहीं था जो निर्मला सीतारमण जी जब यहाँ आई थी उनको जो मधुबनी पेंटिंग की हुई साड़ी गिफ्ट किया गया, उससे पहले साड़ियों पे पेंटिंग नहीं होता था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके पहनने मात्र से बजट सेशन में मधुबनी की साड़ी चर्चित वहाँ तक हो गई जहाँ तक अभी वो उतनी नहीं पहुँची थी। एफिलिएट मार्केट, है ना। तो वो एक प्रमोशन, उन्होंने प्रमोशन किया मधुबनी को। उन्होंने क्या किया, एनडीए की गवर्नमेंट जब से आई है तब से मिथिला की ही नहीं पूरे भारत की संस्कृति पर काम हुआ है।
मिथिला को लेकर बताइए क्या काम हुआ है? मिथिला को लेके तो सबसे बड़ी बात हो गई, जो एक विश्व में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो एक छवि है, उस राम की जब जब ब्रांडिंग होगी तो मिथिला की ब्रांडिंग हो जाएगी। क्योंकि मिथिला की बेटी सीता ने राम तो नर थे, राम में जो देवत्व भाव आता है वो जब उनका विवाह जानकी के साथ होता है। आज भी मिथिला में राम को नहीं पूजा जाता है ना। और राम में देवत्व का जो भाव आता है वो शादी के बाद की ही वो तमाम घटनाएं क्रम है जो उनको मानव से महामानव और महामानव से देवता की श्रेणी में लेके चला जाता है। तो राम की जब जब ब्रांडिंग होगी तो मिथिला की ब्रांडिंग हो जाएगी, राम सीता की ब्रांडिंग हो जाएगी। अभी जस्ट राम मंदिर के ही तर्ज पे पुनराधाम सीता में ही उतने ही विशाल परिकल्पना के साथ सीता जी का मंदिर बन रहा है ना। तो सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास के चेहरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सामाजिक विकास के चेहरे नीतीश कुमार, इन्हें सब एक बिहार की जो जंगल राज की अवधारणा थी उससे बिहार को मुक्त किया। ये सारी बातें तो सर मैं ना ज़मीन पे लोगों से कर लूँगा। मैं सब्जेक्ट पे रहना चाहता हूँ। देखिए, लोग कहेंगे पद्मश्री तो पहले भी मिल रहे थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इस रीजन में पहले भी लोगों के पास जा रहे थे, तो ऐसा क्या अलग हुआ है कि इन पेंटिंग्स को या आप जैसे लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया है? नहीं, आप सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मिथिला पेंटिंग को जहाँ कहीं भी नरेंद्र मोदी जाते हैं किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि के साथ मिलने के लिए, तो एक कम से कम एक सोवेनियर के तौर पे भारत के तरफ से प्रेजेंट करते हैं मिथिला पेंटिंग। बहुत जगह मैंने देखा है तो मिथिला पेंटिंग उन्होंने भेंट किया है। तो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि आपको कोई एक चीज़ विदेश में जाके दे रहा है, वो उसकी ब्रांडिंग कर रहा है ना। और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मार्केट इन्फ्लुएंसर आज के डेट में तो कहीं नहीं है ना। एक बीच पे बैठते हैं और दूसरे देश की इकोनॉमी मालदीव की धराशायी होती है। तो उनके हाथ से कोई चीज़ जा रहा है, निकल रहा है, वो मन की बात में मधुबनी पेंटिंग कलाकारों की बात कर देते हैं। उनके मंत्री मधुबनी पेंटिंग की हुई सारी निर्मला सीतारमण माननीय वित्त मंत्री संसद में पहुंच जाती हैं। तो मिथिला को प्रमोट करने का काम तो हुआ है इस बीच में, जो देखा गया, और उससे कलाकारों को भी फायदा पहुंच रहा है। हाल तो ये हो गया था जब निर्मला सीतारमण जी ने साड़ियाँ पहनी थी, उस समय साड़ियाँ मिलनी मुश्किल हो गई थी बाजार में, यहाँ है ना। इतने ज़्यादा डिमांड आ गया था तो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इस साड़ी के बारे में मुझे बताइए। नॉर्मल साड़ी है और उसके ऊपर पेंटिंग है, यही ना? बेसिकली ये जो साड़ियाँ हैं उनकी फैब्रिक भी मेड इन बिहार है और पेंटिंग तो मेड इन बिहार है। ये फैब्रिक भागलपुर जो हम लोगों का एक जोन है, वहाँ सिल्क जो तैयार होता है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, वहाँ की तैयार सिल्क पे मधुबनी पेंटिंग किया गया है हाथों से। आपको एक बात बताऊँ, मेरी दादी हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, और मेरी मम्मी को या मेरी बहन को, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कहीं जाना था तो बकायदा उन्होंने 7-8 दिन 10 दिन लिए थे और एक साड़ी के ऊपर इसी तरीके से पेंट किया था, मतलब पूरी काम किया था, मधुबनी पेंटिंग बनाई थी। और उसके बाद मेरी बहन से जो है कई लोगों ने पूछा कि ये साड़ी खरीदी कहाँ से है आपने, खरीदी कहाँ से है आपने, क्योंकि ये मेरा पूछने का जो तर्क था ना आपसे, क्योंकि ये साड़ियाँ बाजार में नज़र नहीं आती। वैसे देखिए, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। ओपन मार्केट में इस सब तरह के प्रोडक्ट को बेचना भी संभव नहीं है। अच्छा, है ना। इससे पहले बिक रही थी, लेकिन कॉन्टैक्ट मार्केटिंग के थ्रू बिक रही थी। आप हमें जानते हैं, आपने हमको कहा, हमने बना के आपको पहुंचा दिया। कल्चरल ब्रांडिंग जो हुई है इंडिया की, उस कारण अब ये बाजार में भी दिख रही है। बड़े बड़े एम्पोरियम खुल रहे हैं जहां आप इस तरह के प्रोडक्ट को बिकते हुए देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो पहले की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पहले की ब्रांडिंग, जो सरकार की जो अपनी नीति थी, उसमें और इसमें एक अंतर तो आया है, जो इन लोगों ने, एनडीए गवर्नमेंट ने सांस्कृतिक पक्ष को बहुत मजबूती से पकड़ा है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे आर्टिस्टों को हो रहा है। आज यही कारण है जो हम लोग मास लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑर्डर हम लोग के पास भरपूर रहता है, 12 महीने काम की गारंटी तो एनडीए गवर्नमेंट के बाद ही मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट को मिला है। नहीं तो इससे पहले, हाँ हम आर्टिस्ट हैं,
मेरा मुख्य काम कुछ और है। मुझे जब ऑर्डर मिलता है तब मैं ये काम करता हूँ। अब ये कहानी थोड़ी बदली है। अब आर्टिस्ट का मुख्य काम आर्ट प्रोडक्ट तैयार करना है, बाकी खाली समय में वो दूसरा काम करता है। मेरी ऑफिस वाले ये बात ध्यान दें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी बढ़िया सदरी पहनूं तो हमारे अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाएं ताकि हम ये पेंटिंग वाली जो सदरी है वो ख़रीद पाएँ, और पीछे बहुत बढ़िया जो है वो दुपट्टे कहें, इसको क्या कहें ये बताइए, इसको क्या कहा क्या जाएगा इसे? ये इसके साइज से डिपेंड करता है। जो ये फुल लेंथ, ये आपको स्टोल है जो अंगवस्त्र के तौर पे यूज होता है। इस स्टॉल के लिए भी जो है वो धनराशि भिजवाई जा सकती है। मेरे पत्रकार मित्रों, चुनाव कवर करना है, सदरी खरीदनी ही है, बिहार में आए हैं तो थोड़ा लोकल हो जाइए। राजस्थान जब जाते हैं तो हम सब राजस्थानी पगड़ी पहनते हैं। अन्य राज्यों में जब जाते हैं तो उस राज्य की जो वेशभूषा होती है उसको धारण करते हैं। यहाँ की लोकल चीज़ है वो है ये पाग। इसको कैरी करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहन के रिपोर्टिंग करना संभव हो पाएगा या भागदौड़ संभव हो पाएगी। लेकिन हाँ, इस सदरी के माध्यम से, इस शर्ट के माध्यम से, इस अंगवस्त्र के माध्यम से, और हम बात करें कि कुछ पेंटिंग्स जो छोटी छोटी होती हैं उनके माध्यम से आप थोड़ा बिहारी, थोड़ा मैथिल ज़रूर हो सकते हैं। अब सर, मुख्य चीज़ जिसके ऊपर बात करनी बहुत आवश्यक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण हमने देखे हैं कि मिथिला के, बिहार के आर्टिस्टों को बहुत मिले हैं। बिल्कुल, हमारे दिमाग में है ये चीज़, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। उस आयोजन में हम देखते हैं कि इस बार मिथिला का गौरव बढ़ाया, फला फला गांव की महिला ने, इनको पद्मश्री मिला तो इनको साहित्य अकादमी मिला। लेकिन जब उनको हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि शायद जीवन में वो एक चीज़ है जो उनको सुकून से मरने देगा, लेकिन जीवन जो उनका है वो बड़ा सुकून का नहीं रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट उसी तरीके से जो है ना वो जीवन जीता रह जाता है। सेकेंडली, हमने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि क्या रियल आर्टिस्टों को वो सम्मान मिल पाता है। चाहे हम बात करें कि सुकून से मरने के लिए पद्मश्री ही सही, एक गांव का तो नाम हुआ, वो मिल पाता है अब? देखिए, प्रतिष्ठा, पैसा और शांति, ये तीनों तो एक साथ मिलना मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो ये तीनों तो किसी को भी एक साथ बहुत मुश्किल से मिलेगी। अगर एक एक करके बात करें सम्मान, प्रतिष्ठा की, तो प्रतिष्ठा तो मिलती है। एक व्यक्ति 25 तारीख की रात को 9 बजे पूरे देश में पहचाना जाने लगता है ना, और अगले दिन सुबह से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या वो सही लोगों तक वो प्रतिष्ठा पहुंच रही है? नहीं। अब प्रश्न है जो सही लोगों का चुनाव। तो चुनाव की जो पद्धति थी कब? यूपीए काल में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू जाता था। स्थानीय सरकार रिकमेंड करती थी, उसके अधिकारी जो उस विभाग को देखते थे, कला संस्कृति, वो रिकमेंड करते थे। यानी कि एक लाल फीताशाही के चंगुल में वो जकड़ा हुआ था, किसे पद्मश्री मिलेगा, किसे अवार्ड मिलेगा। एनडीए गवर्नमेंट ने जो एक काम किया, जो पद्मश्री के नॉमिनेशन प्रोसेस को पूरे इंडियन लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए ओपन किया, जो अब आप भी अपने पसंद के लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इससे इस पुरस्कार की ऑथेंटिसिटी बढ़ी है ना। आप खुद जब वो पुरस्कार दिया जा रहा होता है तो देखते होंगे जो कैसे कैसे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ये चीज़ का क्रेडिट तो एनडीए गवर्नमेंट को जाएगा। पहले क्या होता था? पहले सरकारी सिस्टम के थ्रू एक रिकमेंडेशन भेजी जाती थी और सरकारी अधिकारी ये तय करते थे जो किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। वो जिसको रिकमेंड करते थे उनका फाइल पीएमओ पहुंचता था, पीएमओ उन्हीं में कुछ नामों में से किसी एक को फाइनल कर देते। मैं आपको बताऊं, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा इसके पीछे की वजह क्या है कि जब जब इस क्षेत्र से किसी को पुरस्कार मिलता है, आप देखते होंगे एक पूरी की पूरी जो एक, अब तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पहले हम देखते थे कि पूरी की पूरी बिरादरी जो है, एक पूरा का पूरा जो लॉबी जो है, वो लांछन, आक्षेप वो लगाना शुरू कर देता था।
फिर कुछ दिनों बाद हमने देखा कि जिनको अवार्ड मिलना शुरू हुआ है उस पर निर्विवाद रूप से सब समर्थन करते हैं कि ये अवार्ड मिलके इन्होंने अवार्ड की गरिमा बढ़ाई है, ये इस चीज को लेकर डिजर्विंग लोग थे। देखिए, मेरी समझ पूरे देश के कला संस्कृति में काम कर रहे लोगों तक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मिथिला की बात है और मिथिला कला की बात है, मिथिला कला में तो पद्मश्री जिन्हें भी मिला है, एक एकदम 101% जेन्युइन लोगों को मिला है। कोई भी बात यहाँ नहीं रहा है, खासकर पद्मश्री पुरस्कारों में। स्टेट अवार्ड की जहाँ तक बात है तो वहाँ एक स्थानीय लेवल पे आक्रोश होता है, क्योंकि वहाँ फिर वही सिस्टम है, सरकार के लोगों के हाथ में है चीज़ें। लेकिन पद्मश्री पुरस्कार जितने भी आर्टिस्टों को मिले हैं, यहाँ से कोई बात नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार में कला जगत की बात, साहित्य में तो आपने जो रचा है, एक से एक रचनाकार हैं, एक से एक उनकी अपनी लॉबी है, सभी जानते हैं, एक से उनका विचारधारा है, वहाँ एक रहा। लेकिन कला के क्षेत्र में ना कोई जात, ना कोई विचारधारा, ना कोई किसी तरह की का आक्रोश। यहाँ जिसको मिला है, अब कुछ साल हाल के ही पद्मश्री पुरस्कार को देख लीजिए, शांति देवी पासवान, शांति देवी पासवान को मिला है, शिवन पासवान को मिला है, दोनों पति पत्नी हैं ना, जीवन उन्होंने खपा दिया इस आर्ट फॉर्म में, अभी उन्हें मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा कला जगत खुश है। उनको नॉमिनेट किसने किया था, मतलब यहाँ के लोगों ने किया था, क्या हुआ? यहाँ के लोगों ने किया था। पहले अगर ये सिस्टम होता तो क्या नॉमिनेट हो पाता? पहले उनको अपने नॉमिनेशन के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते, ये सबसे बड़ी बात है। और वहाँ से शुरू हो जाता है सरकार का अपना तंत्र, अधिकारियों का अपना तंत्र। अब वो तंत्र से ज़्यादा इफेक्टिव आम पब्लिक का तंत्र है। आम पब्लिक नॉमिनेशन करता है, उसके पीछे एक व्यक्ति का 500 आवेदन हो गया है ना, मतलब दावेदारी हो गई। ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो पूरी की पूरी इकॉनमी है, आपकी दुकान है, इन सब को लेकर क्या इकॉनमी पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई है? ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि प्रधानमंत्री जो है वो लोग राष्ट्राध्यक्ष को दे रहे हैं, साड़ी का मार्केट बढ़ा है, लेकिन ज़मीन पर उसका कुछ प्रभाव है या नहीं है? ये बाजार के हिसाब से सप्लाई भी बड़ा करना पड़ेगा आपको। मधुबनी पेंटिंग के साथ शुरू से ही ये रहा है, जो इसे बैठे बिठाए एक बड़ा बाजार मिल गया। कोई कला पहले देश में पॉपुलर होती है, फिर विदेश तक पहुंचती है, इसके साथ उल्टा ही कहानी हो गया। ये पहले ही विदेश में पहुंच गया, उसके बाद यहाँ के लोगों ने इसके महत्व को समझा, तो बाजार इसे हमेशा बड़ा बाजार मिला, आसानी से बड़ा बाजार तो मिला, लेकिन उस हिसाब से सप्लाई, क्योंकि ये हैंड वर्क का काम है, तो एक सप्लाई जब आप उसके हिसाब से नहीं रखेंगे तो मांग और आपूर्ति में जो संबंध है, उस कारण से इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हुए, है ना। मेहनत का काम है तो हाथ का काम है, समय ज़्यादा लगता है, तो इसका प्राइस भी इसको हमेशा से एक अच्छा सेट किया हुआ प्राइस मिला। आप सोचिए, जो एक प्राइस, हायर प्राइस हमेशा मिला, प्रीमियम प्राइस मिला मधुबनी पेंटिंग को, बाजार एक बहुत बड़ा बाजार मिला, ऑटोमेटिकली लोगों को इसमें संभावनाएं दिखी, तो आर्टिस्ट तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर ही रहे थे, इसमें फिर व्यापारिक लोग का भी प्रवेश होता है, हमारे जैसे मिडिल मैन कहिए आप, या जो आर्ट लवर तो आर्ट के व्यापारी, है ना। तो अब यहाँ बात आती है, जो बाजार बड़ा है, डिमांड अधिक है, सप्लाई पे प्रेशर है, सप्लाई पॉइंट पे प्रेशर है, क्योंकि हाथ का काम है, तो एक आर्टिस्ट चाहकर भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता है, लेने वाले को अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो वो आप पर दबाव बनाता है, मुझे आज ही दो। आप सोचते हैं जो कल हो कि ये फिर मुझे कहेगा कि नहीं कहेगा, क्योंकि आर्टिस्ट तो है एक बहुत ज़्यादा, तो दूसरे के पास चला जाएगा, तो आर्टिस्ट आपको भी हाँ बोल दिया, मुझे भी हाँ बोल दिया, ऑब्वियस है वो एक आदमी है, हाथ से काम करेगा, एक ही को दे पाएगा। तो ये जो बीच में एक अनबैलेंस हुआ आपूर्ति और मांग के बीच में, उसी को बैलेंस करने के लिए बीच में ट्रेडर आए, आर्ट ट्रेडर आए, हमारे जैसे लोग आए। हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं स्टार्टअप की भाषा में, जो आपने जो ऑर्डर दिया वो समय पे मिलेगा, आपने जैसा क्वालिटी का ऑर्डर दिया वही क्वालिटी कंट्रोल आपको मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, और प्राइस भी जेन्युइन मिलेगा। ये जो 3 पॉइंट हैं, है ना, उस 3 पॉइंट को ही काम करके
आज क्राफ्ट वाला बिहार में अपनी एक पहचान बना पाया है। आर्ट के मार्केट में लोग इस नाम को जानते हैं, है ना। अब है जो इसके लिए हम लोग मशीन से तो नहीं पेंटिंग बनाते हैं, आर्टिस्ट से ही जुड़ के बनाते हैं। तो आर्टिस्ट के साथ हम लोग जो अपना एक कमिटमेंट लेवल तय करते हैं, वो एक कमिटमेंट लेवल केवल यही नहीं है जो आपने पेंटिंग बनाया और आपने इसका जो प्राइस बोला मैंने वो प्राइस आपको दे दिया। आपके हर तरह के समस्याओं में हम आपके साथ खड़े होते हैं, है ना। आप पेंटिंग मुझे जब बना के देंगे, अगर आपको आज कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं तो बैंक से पहले हम लोगों के पास कॉल आता है ना। इससे आर्टिस्टों को एक संबल मिला है, अगर ढंग से देखा मिली है जो नहीं आज मुझे ज़रूरत है 5,000 की, मैं बाज़ार में लेके जाऊंगा, कितने दिन में बिकेगा नहीं बिकेगा, क्राफ्ट वाला के ऑफिस जाता हूँ, वहाँ जाके रख दूंगा, जो पैसा है वहाँ से उठा लूँगा। नहीं भी पैसा है तो इतने दिनों का एक व्यापारिक रिलेशन है, आप जाइए मिल जाएगा। तो एक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हम लोग ने बहुत बड़े लेवल पे नहीं, उस लेवल पे आप लोगों की दुआ रहेगी, जाएंगे तो उस लेवल पे भी करेंगे, लेकिन नंबर्स कम हैं, लेकिन जितने हैं वो तरीके के हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने ये पहला एक्सपेरिमेंट मधुबनी रेलवे स्टेशन के साथ किया था, जब आपने आगे पीछे दोनों पेंट कर दिया। हाँ, मैंने एक्चुअली आप जयपुर चले जाइए तो वो पिंक सिटी है ना, उससे उसकी पहचान है। मधुबनी की पहचान मधुबनी पेंटिंग से है, लेकिन किताबों और तक ही थी। हम मैं जब सर आया तो मुझे इसमें दिखाई नहीं कहीं कुछ मधुबनी में, तो मैंने मधुबनी रेलवे स्टेशन पेंट करवा दिया। उसके बाद मधुबनी शहर के सरकारी बिल्डिंगें पेंट हो गई। तो इस शहर को एक आइडेंटिटी तो थी ही। तो सरकार ने कुछ मदद की आपकी इन सब? सरकार देखिए, कला तो हमेशा दरबार से ही पोषित रहा है। आज का दरबार सरकार की का सरकार है, तो सरकार से तो हमेशा इसको संरक्षण मिला है। आज सरकार के ही कारण ये कला का एक वैश्विक बाजार जो था वो और विस्तृत हो रहा है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट तो हमेशा से कलाकारों को मिला है, एक से एक योजनाएं हैं कलाकारों के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में भी सरकार का इन्वेस्टमेंट है। मैं बिहार सरकार के उद्योग विभाग के तहत एक स्टार्टअप पॉलिसी चलती है, उस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मेरी संस्था क्राफ्ट वाला रजिस्टर्ड है। हमारे संस्था में 25 लाख इन्वेस्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का है, ऑन ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख का। मुझे स्टार्टअप ग्रांट के तौर पे एक बार 10 लाख, फिर उसके बाद 15 लाख, जब मैंने बेहतर काम करके दिखाया तो फिर 15 लाख का मुझे मिला हुआ है। तो 25 लाख तो सीधी इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट मुझे, एक एज ए इंडिविजुअल कंपनी। सरकार एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें लोग अपना व्यापार हाँ, लोग अपना, हाँ बिल्कुल। एक जो सरकार का जो एक रोजगार की जो बात आती है ना, तो उसमें तो सरकार की एक से एक योजना है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सरकार ने तो बहुत काम किया है आर्ट मार्केट। क्या आपको लगता है आज से जो 20 साल पहले की सरकार है उसने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, कांग्रेस की सरकारों ने इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया कि इस तरीके का एक इकोसिस्टम बिहार में तैयार हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से एटलीस्ट? देखिए, यदि नाम लेके बोलना है तो इतना तो कहा जा सकता है, जो हर गवर्नमेंट की अपने कुछ एजेंडे होते हैं। एनडीए गवर्नमेंट की पहचान राष्ट्र से है, और राष्ट्र किससे है? संस्कृति से है। तो जितना काम एनडीए गवर्नमेंट ने किया हमारे देश की कला संस्कृति पर, उतना यूपीए गवर्नमेंट ने तो नहीं किया था। आज यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में का जो मार्केट साइज था इस आर्ट फॉर्म का और अभी का है, एक प्रोसेस के थ्रू साल दर साल साइज बड़ा होना एक अलग बात है, लेकिन सरकारी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है बिहार मिथिला पेंटिंग को बड़ा करने के लिए। हाल में एग्जांपल देख लीजिए आप, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया तो वो मधुबनी पेंटिंग की भी साड़ी पहनी हुई थी, वो कोई भी साड़ी पहन सकती थी। तो कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही है इस कला को लेके। एक चीज़ और, जब मार्केट बढ़ता है सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ समस्याएं भी आती हैं। अभी मिथिला पेंटिंग करने वाले लोग और आप जैसे जो बाज़ार को समझने वाले लोग हैं, वो सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं? क्योंकि जीआई टैग मिला हुआ है, सारी चीज़ें मिली हुई है, लेकिन अगर समस्याएं सारी समाप्त हो गई होती तो हम कतई इस चीज़ से शुरुआत नहीं करते कि आर्टिस्टों की हालत ख़राब है, वो राज दरबार द्वारा ही पोषित रहते थे। आज की क्या स्थिति? देखिए, आर्टिस्ट दो तरह के हैं अब इस
आर्ट फॉर्म में। एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस आर्ट को काम कर रहे हैं, सहेजे हुए हैं। एक जिन्होंने जब बाजार बढ़ते हुए देखा तो इस आर्ट का बजाबते प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण करने के बाद वो उस काम को कर रहे हैं। बाजार सबके लिए खुला हुआ है, क्योंकि बाजार केवल क्वालिटी देखता है, कमिटमेंट देखता है, जो टाइम पे कौन सप्लाई दे रहा है, और पैसा देखता है जो कौन कितने प्राइस में बेच रहा है, कम दामों में कहिए या अधिक दामों में, जो भी प्राइस देखता है। बाजार में ऐसे कलाकारों के लिए भी काम है और जो मौलिक कलाकार हैं उनके लिए भी काम है। जो ओपन मार्केट की मैं बात करता हूँ, जो लेकिन सरकार के द्वारा संपोषित जो बाजार है, वहाँ भी जब इन मौलिक कलाकारों के हितों की बात नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। हमारी कला को, मधुबनी पेंटिंग को आप सीख के उसे आप बाहर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मधुबनी पेंटिंग की आइडेंटिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी आइडेंटिटी के साथ समझौता कर लिए, आपने मधुबनी पेंटिंग के नाम पे कुछ भी, कैसा भी, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना के बेच रहे हैं, तो फिर तो आप हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है बड़ा, प्रधानमंत्री जी का मिथिला पेंटिंग के प्रति स्नेह जग जाहिर है, भारत की संस्कृति के प्रति, वो संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन मैंने देखा जो हैनोवर के मेयर को जब प्रधानमंत्री पेंटिंग गिफ्ट कर रहे थे, पद्मश्री बउआ देवी के पेंटिंग को कह के वो गिफ्ट किया जा रहा था, वो पेंटिंग पद्मश्री बउआ देवी की बनाई हुई नहीं थी और ना वो एक स्टैंडर्ड मधुबनी पेंटिंग थी। दिक्कत यहाँ शुरू होती है। ये तो सीधा सीधी इस आर्ट को कमज़ोर कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो वहाँ पर फिर एक दिक्कत होती है उन आर्टिस्टों से जो इसको प्रशिक्षण लेके जैसे तैसे बना के बेच रहे हैं। बेच तो रहे हैं, नाम भी पद्मश्री बउआ देवी का खराब कर रहे हैं। इसका रूट कॉज प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है आपको? रूट कॉज प्रॉब्लम ये हो रहा है जो ऑथेंटिक शॉप, ऑथेंटिक कलाकारों तक बाजार की सीधी पहुंच नहीं है, है ना। बीच में आपको जरूरी नहीं है जो आपको हर चीज़ का ज्ञान हो, आपको मधुबनी पेंटिंग चाहिए, आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप किसी को बोले जो इसके ट्रेड में जुड़ा हुआ है, वो आपको कुछ भी थमा के दे दिया, जो यही है। मधुबनी पेंटिंग के नाम पे आपको कोई भी पेंटिंग थमा दी और आप ये समझ रहे हैं कि वो मधुबनी पेंटिंग है। अब सर अंतिम पॉइंट पे हम आएंगे। इस चीज़ के लिए आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या ऑथराइज्ड बंदों को चीज़ करनी चाहिए या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? इसका सॉल्यूशन एक है मेरी समझ में, जो जीआई टैग प्रोडक्ट है, तो सरकार की जो अपने शॉप्स हैं, जो सरकारी शॉप हैं, सरकार संचालित करती है, खादी मॉल हो गया, एम्पोरियम हो गया, या जो भी हैं, वहाँ कम से कम जो प्रोडक्ट रखा जा रहा है उस प्रोडक्ट का ओरिजिन जो है, जिस जोग्राफिकल एरिया में है जीआई टैग में, वहाँ के रजिस्टर्ड आर्टिस्ट, वहाँ के रजिस्टर्ड कंपनियों से सामान परचेज किया जाए, ना कि केवल एक आर्टिजन कार्ड देख के ये भी मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट हैं ऐसा बनाते हैं उसको रखा जाए। तो ये अगर आप सरकारी प्रदर्शनियों में, सरकारी एम्पोरियम में, सरकारी शॉप में ऐसे आर्ट का सामान रखते हैं तो आर्ट भी बचती है, कहीं ना कहीं उस आर्टिस्टों का संबल भी मजबूत होता है। बाकी पूरा दुनिया तो उन आर्टिस्टों के लिए खुला ही हुआ है जो सीख के पेंटिंग का व्यापार कर रहे हैं। बहुत सही बात कही सर आपने। और एक और चीज़ जो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा, इनसे बात करके एक चीज़ क्लियर हुई कि एक एक पेंटिंग बनने में 2 दिन 2.5 दिन का समय लगता है और उसके बाद इसको आप तक पहुंचाना भी है, इसमें भी कॉस्टिंग लगती है। तो अगर मधुबनी पेंटिंग थोड़ी सी महंगी है तो वो चीज़ वो डिज़र्व करती है, लेकिन क्राफ्ट वाला कितना महंगा है। आपने 25 लाख सरकार से तो ग्रांट ले लिया, कमाई वमाई हो रही है सर? नहीं हो रही है। या बिहार में कंपनियां तो आती हैं, कुछ दिन खूब चलती हैं और बंद हो जाती है वाली जो नीति तेजस्वी जी कह रहे हैं, वो वाली स्थिति आपकी है? नहीं, एक्चुअली एक होता है प्लानिंग, एक होता है इम्प्लीमेंट, कौन कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सरकार के योजनाओं में अभी जस्ट, है ना, सरकार की योजनाओं में आप एक इमेज बन गया था बिहार का, या और भी जो सरकार के जो पैसा मिलता है वो खाने पीने के लिए मिलता है। अब वो चीज़ बदला है, सरकार बहुत तरीके से चेक करके बैकग्राउंड पूरे क्राइटेरिया को फॉलो अप करके पेमेंट दे रही है। खासकर जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया
नरेंद्र मोदी ने देश स्तर पे, उसी को फॉलो किया स्टेट लेवल के लोगों ने। तो स्टार्टअप की दुनिया में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, उनको शुरुआती लेवल पे तो बहुत चेकिंग होती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं जब आप पैसा ले लिए, काम किए नहीं, आपका आपकी फाइनेंशियल स्थिति अभी जानना चाह रहा हूँ, दुकान चल पा रही है कि नहीं चल पा रही? बिल्कुल चलनी तो है इसे, क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग है, जो हमारी अपनी टीम है इसमें काम करने के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो हम लोगों ने बहुत ही सिद्धस्त कलाकारों की टीम बनाई हुई है, उनकी बनाई हुई पेंटिंग को ही हम लोग बेच रहे हैं। ऐसे जैसे कहीं से भी किसी का भी बनाया हुआ पेंटिंग नहीं बेच रहे हैं। तो क्वालिटी भी हम कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर साइड से भी 100% सेटिस्फाइड है। व्यापार तो कस्टमर साइड से होता है, कस्टमर जितना सेटिस्फाइड। हाँ, क्राफ्टवाला.com हमारा पोर्टल है, जिस पोर्टल से थ्रू भी लोग परचेज करते हैं ना। बजाते इंडिया हैंडमेड जो बिहार सरकार की अपनी भारत सरकार की इनिशिएटिव है, वहाँ भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो इंडिया हैंडमेड के थ्रू भी हम लोग का सेल होता है। देखिए मेरे चारों ओर आपको मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप आर्ट लवर हैं और मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग खरीदना चाह रहे हैं तो क्राफ्टवाला.com पर जाएं और इसे ज़रूर खरीदें। यहाँ से ख़रीदा गया, हालांकि हमको भाई साहब ने एक भी पैसा नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ से ख़रीदी हुई जो चीज़ होगी उसका पैसा रियल आर्टिस्ट के पास पहुँचेगा। जिस आर्टिस्ट की दयनीयता को NGOs ने बेच बेच के सालों तक बिहार में एक इकोसिस्टम तैयार किया। आज ये एक व्यापारिक मॉडल है, बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के भीतर है, सरकार द्वारा पोषित है और कुछ नव युवाओं का एक समूह है जो कल्चर को ट्रेड करके बिहार को आगे लेके जाना चाहता है। यही बदलता बिहार है, यही हमारी सीरीज़ है, बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। कैमरे के पीछे आकाश, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं द पैम्पलेट।